हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स रिवीजन क्लास का 68वां पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, प्रवक्ता परीक्षा, एलटी गेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। गांधी जी कहते थे कि अहिंसा को परिभाषित करना बड़ा कठिन है। अमुक काम हिंसा है या अहिंसा, यह सवाल मेरे मन में कई बार उठा है और मैं समझता हूँ कि मन, वचन और शरीर से किसी को दुख न पहुँचाना अहिंसा है, लेकिन इस पर अमल करना देहधारी के लिए असंभव है। ठीक है, इतना जो है महात्मा गांधी जी कहा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा का लेखक कौन था? सामाजिक संविदा का लेखक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूसो। ठीक है, इसको सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका लेखक जो था ये रूसो था। रूसो ने अपने सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किया था 1762 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में किया था। और ये जो सामाजिक संविदा बताया था ये अपने पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने सामाजिक संविदा का विवरण दिया था। और रूसो की बहुत प्रमुख रचनाएं हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। उसकी प्रमुख रचनाएं हैं द इमाइल, और एक है इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, और एक है द कन्फेक्शन, और एक है द डायलॉग्स और द कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। ये सभी पुस्तक रूसो की हैं जो महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। और जवाहरलाल नेहरू की दो तीन पुस्तकें हैं, ये भी पूछी जाती हैं, जैसे हो गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पानेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी। ये सभी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की थी। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद का जनक कौन था? नाजीवाद का जनक जो था वो हिटलर था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाजीवाद का जनक जर्मनी के हिटलर को माना जाता है। हिटलर का जन्म जो हुआ था 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के वान शहर में हुआ था। और इनकी आत्मकथा मीन कैंप, इनकी आत्मकथा थी मीन कैंप। ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं मेरा संघर्ष, ये भी पूछा जाता है। मेरा संघर्ष इसकी आत्मकथा थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो है हिटलर को उत्तरदायी ही माना जाता है। ठीक है, द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ उसका उत्तरदायी हिटलर को ही माना जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। मुसोलिनी जो था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुसोलिनी जो है, बेनितो मुसोलिनी इसका पूरा नाम था। इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। वह फांसीवाद के दर्शन को नींव रखने वाले में से प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, तो फांसीवाद का जनक किसको माना जाता है? मुसोलिनी को जब माना जाता है। और लेनिन जो था, लेनिन बोल्शेविक राजनीतिक दल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वह एक सफल रूसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी व राजनीतिक सिद्धांतकार था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसके महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्गत हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा है रॉबर्ट डहल की। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न टीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया है, एलटी ग्रेड में पूछा गया है, पीजीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परिभाषा है रॉबर्ट डहल का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? निर्वाचन आयोग का गठन, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 324 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, इसको भी याद रखिएगा। भारत का निर्वाचन आयोग जो है अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 324 के सब आर्टिकल 2 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिसकी संख्या जो है राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। और अनुच्छेद 321 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुच्छेद 321 जो है, इस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 322 है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 322 के अंतर्गत संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय के अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारी वृंद को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते, पेंशन यथास्थिति भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। ये सारी व्यवस्थाएं 322 में की गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा 323 के बारे में जान लेते हैं। तो 323 में जो है, संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा दिए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21, 22, 23, 24 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चारों अनुच्छेदों को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है जॉन लॉक को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता नहीं है। ठीक है, इस सिद्धांत में बताया गया था कि संप्रभुता जो है वो सर्वोच्च सत्ता नहीं है। और जो मॉन्टेस्क्यू था, मॉन्टेस्क्यू ने भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया था। लॉक ने कहा जनता तथा सरकार एक दूसरों को संतुलित करती है तथा मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सरकार के अंग ही एक दूसरे को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो लॉक और मॉन्टेस्क्यू ये दोनों के विचार थोड़ा बहुत आपस में बहुत मिलते थे, लेकिन जरिया परिभाषा थोड़ा सा इनमें अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय। ये पुस्तक का नाम है, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, इसका इंग्लिश में इसका भी नाम पूछा गया है, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जेरेमी बेंथम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था 1789 में। ठीक है, इस पुस्तक में उसके उपयोगिता का सार मर्म सन्निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आप लोग जानते होंगे जेरेमी बेंथम ने ही। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जेरेमी बेंथम एक सुखवादी विचारक है। उन्होंने अपनी पुस्तक फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसी पुस्तक में उन्होंने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इसमें उसने यह मत व्यक्त किया कि किसी भी कानून की उपयोगिता की कसौटी यह है कि जिन लोगों से उसका संबंध हो उसके आनंद, हित और सुख की अधिक से अधिक वृद्धि करे। ठीक है, तो यही उनका सिद्धांत था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया था? तो ये नमक कानून तोड़ करके। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च
ठीक है। 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित आश्रम से लगभग जो है 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके जो है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की वहीं से शुरुआत की थी। सुभाष चंद्र बोस गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये कार्ल मार्क्स था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में जो है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना की थी। ठीक है, और स्वयं मार्क्स के शब्दों में उन्होंने लिखा था कि अतिरिक्त मूल्य बाजार मूल्य और वास्तविक मूल्य का अंतर है, जिसे श्रमिक पैदा करता है, जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। इस प्रकार वास्तविक मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही जो है अतिरिक्त मूल्य है। ठीक है, उन्होंने अपने दास कैपिटल नामक पुस्तक में इस विचारधारा को प्रस्तुत किया था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था मनु का। ठीक है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। ये ऐसा मनु जी ने कहा था। मनु हिंदू धर्म के अनुसार संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जो प्रथम मनु थे उनका नाम स्वयंभू मनु था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्राण रक्षण तो कौटिल्य ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौटिल्य था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ये भी आप लोग जानते होंगे। और ये जो अर्थशास्त्री यह राजनीति पर आधारित थी। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस संविधान संशोधन ने संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो आप लोग जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 43वां संविधान संशोधन से क्या तथ्य जुड़े हुए हैं इसको जान लेते हैं। जो 43वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1977 में हुआ था। इसके द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को निरसित किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो 44वां संविधान संशोधन था, 44वें संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 में। ठीक है, 1978 में हुआ था। इसके द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। और इसके द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 का 1 का 6 को जो है निरसित किया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और जो 45वां संविधान संशोधन था, 45वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एससी और एसटी को लोकसभा और विधानसभाओं के में जो है आरक्षण के लिए 10 साल और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये चारों संशोधन आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? तो ये है गांधी जी का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह गांधी जी ने कहा था। गांधी जी का और भी बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है पूंजी अपने आप में बुराई नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी, ये भी महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। और एक कोटेशन और पूछा जाता है
निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है तो वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है, ये भी गांधी जी ने कहा था। तो तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, नई दिल्ली के स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और इस बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष, अगर पूछता अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यहाँ पे अगर अस्थायी अस्थायी नहीं देता है, कुछ नहीं लिखता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कीजिएगा। अगर अस्थायी और अस्थायी में पूछता है तो दोनों नाम को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में कुल जो है 166 दिन बैठक हुई थी। और इसमें जो है भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इन तीनों चारों पॉइंट को याद रखिएगा और प्रश्न के अनुसार भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो वीडियो आपका समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।